देखो ये वाला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि कोई रमेश या कोई भी एक लड़का है जिसने 35% स्कोर किया है। ध्यान देना 35% स्कोर किया है तो टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा 60। एलसीएम होता है इन दोनों का। अब जब मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो जस्ट रेसिप्रोकल से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। एक ये रेस वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो दो तरीके से, एक हो सकता है ये कोई ए पर्सन हो और ये कोई बी पर्सन हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन में बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं। पहले बात तो एलिगेशन क्या होता है। देखो एलिगेशन में क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाला है। इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी जो हैं वो जल्दी अब लाइंड अप हो गए हैं, मतलब जल्दी हो जाएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना। देखिए सारे कवर करना तो पॉसिबल नहीं है एक साथ, बट हाँ 90% मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। तो आप मतलब बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से क्विक रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू कि आपको कोई फॉर्मूला भूल गए हैं या कुछ प्रोसेस याद नहीं आ रहा है कि ऐसे करते थे या ऐसे करते थे, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो ना इस वीडियो से। ये पहली वीडियो है। ये इसके बाद जैसा भी आप लोगों का रिस्पांस होगा, इसके बाद फिर आप लोगों को एडवांस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। तो मतलब जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे। हाँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जितने भी मेथड हो सकते हैं 80 to 90% तो कवर कर ही दूं मैं, है ना। तो चलो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। अब परसेंटेज में देखो नॉर्मल चीज़ तो हमें पता ही है कि अगर मुझे किसी भी परसेंटेज, मतलब किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है तो मैं कहूँगा कि वो वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू जिस पे निकालना है इंटू 100 में कर दूँ, मुझे पता चल जाएगा। जैसे ये 50% आ गया, है ना। तो ये बेसिक चीज़ सबको पता ही है। देखो इसमें एक क्वेश्चन का टाइप है आता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बिल्कुल सीआई के फैक्टर पे ही काम करता है। जैसे मैं कहूँ कि किसी गांव में या किसी विलेज में इनिशियली पी पॉपुलेशन थी और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीज हो रही है, और 2 साल या 3 साल का मुझे बताना है, या फिर सपोज करिए एन एन आफ्टर एन ईयर्स मुझे बताना है कि कितनी पॉपुलेशन है। तो इसका फॉर्मूला सिंपली ये लिखा हुआ है क्या कि पी होगा इनटू में 1 + R/100 की पावर एन। अब एन क्या था, टाइम पीरियड था, आर क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे वो इंक्रीज हो रही है, और पी क्या था, इनिशियली पॉपुलेशन। ठीक है। अब इसमें देखो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव वाला। देखो ये सक्सेसिव अगर मैं कह रहा हूँ कि एक चीज देखो, जैसे मैं कहूँ कि कोई नंबर है जो x% इंक्रीज हुआ फिर y% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे मैं दोनों पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला सक्सेसिव वाला कुछ ऐसा दिखेगा, x + y + xy/100। बट यही अगर मैं कह दूं कि x इंक्रीज हो रहा है x%, बट y% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, x - y - xy/100। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सक्सेसिव का लिखा हुआ है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बात कर रहे हैं ना, कि इंक्रीज ही कर रहे हैं परसेंट को। अच्छा ये दो वाला हो गया। लेट सपोज कि अगर आपको 3% वाला चाहिए तो क्या करेंगे, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। हम मान लेते हैं कि x% इंक्रीज हुआ है, फिर y% इंक्रीज हुआ है, और फिर z% इंक्रीज हुआ। देखो अगर इसमें से कोई डिक्रीज हो रहा है तो सिंपली हम वहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, माइनस लगा लेंगे उसके आगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x + y + z, है ना। और फिर प्लस में xy + yz प्लस में zx/100। ठीक है। और फिर प्लस में xy/z/में 10,000, या फिर 100 का स्क्वायर, है ना, 10,000 हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 का सक्सेसिव आपको तुरंत निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि कोई रमेश या कोई भी एक लड़का है जिसने 35% स्कोर किया है। ध्यान देना 35% स्कोर किया है, बट फिर भी वो 50 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब 50 मार्क्स उसके और आते तो वो पास हो जाता। बट अगर वो 45% वो स्कोर कर रहा है, तो लेट सपोज वो 20 नंबर से क्या हो जा रहा है, पास हो रहा है, मतलब 20 नंबर और उसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 10% का डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर उसको 35 से 45 पे जाना है तो उसको ये 50 नंबर भी कवर करने पड़ेंगे और 20 नंबर और लाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे 70 नंबर का क्या है डिफरेंस है। मतलब क्या हो गया कि 70/10%, है ना, 10% की वैल्यू दी है तो मैं डायरेक्ट 100% की निकाल सकता हूँ। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है,
इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला है क्या, इसी के बिहाफ पे बना हुआ है। m प्लस n क्या था, टोटल नंबर का सम, यही 70 है ना। y माइनस एक्स क्या है, परसेंटेज का डिफरेंस, तो यही 10 लिखा हुआ है, अर्न टू 100। तो मतलब ये बना ऐसे ही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, ठीक है। तो ये आता है, याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट अगला, परसेंटेज में भी एक दो चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख लोगे ना, वहां मिल जाएगा आपको। सबसे पहले तो आपको यही सब लिखा हुआ है कि प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस क्या होता है सीपी माइनस, ये सब आप लोगों को पता है ना, ये नॉर्मली ये सब पता है आपको, ये भी फॉर्मूला पता होगा ना, देख लेना एक बार। आगे देख लेते हैं है क्या। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज कोई शॉपकीपर है ना, उसने क्या किया, 20% का प्रॉफिट लिया, ठीक है। बट उसने एक और चीज किया, क्या, घपला कर दिया। घपले करने में क्या किया उसने, जो बाट यूज करता है ना उसमें 25% का घपला कर दिया, ठीक। तो इसको करते कैसे, देखो जैसे 20% है, 20% को मैं क्या कहूंगा, उसने सीपी कितना लिया होगा, 20 पंचे 100 होता है ना, तो एसपी कितना लिया होगा, 6 लिया होगा। और अगर मैं क्वांटिटी के फॉर्म में बात करूं तो 25% का घपला है, इसका मतलब क्या है कि 2500 को 100 हो गया। अब देखो एक का घपला किया तो मैं क्या कहूंगा, उसने तौला कितना है, 3। मतलब वो तौला रियल में कितना है, 3 का, बट पैसे कितने के ले रहा है, 4 के ले रहा है, तो मैं इसको रिवर्स करूंगा। इसका मतलब क्या है, उसने 6 × 4, मतलब एसपी इतना लगाया है बट क्वांटिटी में भी घपला कर दिया, क्वांटिटी इतनी ले रहा बट एक्चुअल में कितना है, 5 × 3 है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ, 5×3 = 15 हो गया, और 6 या फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3×2 = 6 हो गया ना, 2×4 = 8 हो गया। तो कितना निकल के आ गया, 5 और 8 हो गया। तो टोटल ओवरऑल इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 60% के अप्रोक्स है ना। यहाँ पे 3 निकल के आएगा, 3/5 हो जाएगा, और 5×6 = 30 होता है। तो 60% का अप्रोक्स कितना प्रॉफिट निकल के आया, बट एक्चुअल में दिख कितना रहा है, 20% का प्रॉफिट, क्योंकि उसने घपला भी किया है। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया, 60% का। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेन अपॉन एससीपी करके। मुझे लगता है ये फॉर्मूला ना याद करके आप ये मेथड आपने करा ही होगा तो रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एक और चीज लिखा है, इफ प्राइस राइजेस बाय X% कंजम्पशन मस्ट फॉल बाय, देखो देखो इसका कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैंने मान लिया कि X% जो है प्राइस बढ़ गया है, तो मैं अपने कंजम्पशन को कितना कम कर लूं ताकि जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो एक्सपेंडिचर बनता कैसे है, प्राइस इनटू कंजम्पशन से। अगर मैं प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करूंगा तभी एक्सपेंडिचर बनेगा। लेट सपोज कर लेते हैं कि 10% क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है ना। तो मुझे कितना डाउन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रख के देख लेता हूँ ना, 10% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, पहले 10 था अब 11 हो गया है। तो मैं सी को कितना, ये एफ कितना रखूँ, सी लिख लेते हैं या एफ लिख लिया, कि एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, मतलब वो 1 का 1 ही रहे। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, एफ इक्वल टू क्या हो गया, 10/11। इसका मतलब मुझे कितना डिक्रीज करना है, 1 डिक्रीज करना है, कितने पे, 11 पे। तो कितना परसेंट आ जाएगा, इतना परसेंट निकल के आ गया। समझ पा रहे होगे होपफुली आप लोग, है ना। ये मेथड, ये वाला जो मेथड है सबसे बढ़िया है। और आप ये भी यूज कर सकते हो, x+y जो हम लोगों ने यूज किया है अभी आगे सक्सेसिव फॉर्म में। बट ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब आ गया क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में हमें कुछ चीज़ें जाननी, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा है सेकंड प्रोपोर्शन, ये हमारा है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये हमारा है क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन ये होता है कि 3 दे दिया है तो कह देता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ या सेकंड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। तो मुझे लिखना आना चाहिए, जैसे मैं अगर 3 का ही लिख रहा हूँ, मतलब ए बी सी, थर्ड प्रोपोर्शन तक ही लिख रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, a/b इज इक्वल्स टू b/c। तो निकल के क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल्स टू ac, या फिर मैं कह सकता हूँ b इज इक्वल्स टू √ac। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, मीन प्रोपोर्शन निकालने का। मीन मतलब क्या हो गया, सेकंड वाला, सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है मुझे, तो मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला रटने की थोड़ी ना नीड है, हमें तो पता चल गया ना कि ऐसे लिखते हैं, है ना, लिखने का तरीका तो हमें पता ही चल गया, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मुझे पता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ऐसे लिखा है, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। और मुझे ये निकालना, तो लिखने का तरीका तो मुझे पता है। अब क्या आ जाएगा, a/b, और यहाँ पे अब देखो b/c नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 प्रोपोर्शन तक नहीं है, चारों है ना, तो c/d ये बराबर होंगे। इसका मतलब क्या, मैं d की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b × c/a। अब ये याद थोड़ी ना करना है आपको, है ना, आप सिंपली ये प्रोसेस याद रखो, याद थोड़ी ना करने बैठ जाओगे, है ना। नेक्स्ट अगला,
पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मुझे ये जानना है कि किसी ने कुछ निवेश किया टाइम पीरियड के लिए। लेट्स सपोज कि एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, और ए ने एक्स रुपीज़ निवेश किया है और बी ने वाई रुपीज़ निवेश किया है। इन्होंने टी टाइम के लिए किया है, इन्होंने मान लेते हैं टी 1 के लिए किया है, इन्होंने टी 2 टाइम के लिए किया है। तो जो प्रॉफिट शेयर होता है ना, जैसे मैं P1 और P2 कहूँ, तो ये इन्हीं के रेशियो में होता है। मतलब P1 अपॉन में P2 की वैल्यू क्या होगी, XT1 अपॉन में YT2, है ना। इस फॉर्म में प्रॉफिट का शेयर होता है। तो अगर किसी भी प्रॉफिट की वैल्यू मुझे दी हुई है तो मैं फाइंड कर लूंगा, या फिर हो सकता है कभी कभी कह देते हैं टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, P1 प्लस P2, टोटल की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे अगर एक की निकालनी तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, है ना। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होगे और आपका रिविजन हो रहा होगा, है ना। देखो एस आई सी आई में मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता दूंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे एस आई का फॉर्मूला तो सिंपली है, P/R/T/100 हो गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो अमाउंट निकाला गया है। अब अगर मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूंगा तो मेरा सी आई पता चल जाएगा मुझे। बट फॉर्मूला इतना यूज़ होता नहीं है, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला तो कितना निकल के आएगा, P1 + R/100 की पावर T माइनस P कॉमन ले लेंगे तो P इन ब्रैकेट क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट 1 - 1 + R/100 और यहाँ पे पावर T-1, है ना। पूरा फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। अच्छा देखो ये लिखा हुआ है कि इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेडली हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, देखो हाफ ईयरली में होता क्या है, टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। जैसे 1 साल का है तो वहाँ पे 2 साल का निकालना पड़ता है। क्यों होता है वो बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि 1 साल टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, और कुछ मेरा मान लेते हैं कि 20% है। तो अब क्या हो रहा होगा, ये 6 महीने पे लग रहा होगा और फिर 6 महीने पे लग रहा होगा। तो कहने के लिए तो एक ही साल है बट लग तो 2 बार रहा है ना, तो हम इसको क्या कंसीडर करके चलते हैं, 2 बार का, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि टाइम क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब क्वार्टरली में कहेंगे तो 3 3 मंथ के डिफरेंस पे लेके चलते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। देखो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ, फिर 3 मंथ और फिर 3 मंथ, है ना। कितने हो गए, 3 × 3 = 9 और एक और 3 मंथ, तो अब जाके पूरा 12 महीने कंप्लीट हुए। इसका मतलब 12 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 हो गया। और टाइम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी देखो ये पूछा जाता है, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना। तो ये पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है कि अगर सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है, अब वो हो सकता है 2 साल का हो या हो सकता है 3 साल का हो। अगर 2 साल का तो सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। देखो जब हम ये फॉर्म लिखते हैं ना, x+x+x × x, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अब सेम होगी, ये फॉर्मूला बन गया सक्सेसिव वाले में। तो क्या निकल के आ गया, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस में x का स्क्वायर अपॉन में 100। देखो ये 2x क्या है, एस आई है। अगर मैं एस आई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो केवल यही तो बचेगा। तो फॉर्मूला इसी के बिहाफ पे बना हुआ है कि सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी। अब ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा ना, ये खुद ही बताओ आप। इस परसेंटेज के फॉर्म में आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। और दूसरी चीज 3 साल के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पी क्या है, वही रेट ऑफ पी क्या है, प्रिंसिपल हो गया, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और 300 + R/100, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा देखो पहले मैं CISI में आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो CI में क्या होता है ना, एक किस्त वाला क्वेश्चन आता है, कहता है कि इनिशियली लोन कुछ लिया है ना, लोन कुछ ले लिया, कुछ अमाउंट ऑफ लोन लिया, मान लेते हैं P ले लिया, और उसने क्या किया, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया और एक किस्त दे रहा है। अब वो किस्त कैसी है, तो दोनों साल में इक्वल है, मतलब सेम किस्त दे रहा है ना, सेम ही है। जो फर्स्ट मंथ पे दे रहा है वही सेकंड मंथ पे भी दे रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं हम लोग, है ना। इतना हो गया। तो हम लोग इसको करते कैसे, हम क्या करते हैं, 20% लिखा है ना, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, 5 से क्या हुआ होगा, 6 हुआ होगा पहले साल, फर्स्ट ईयर में। अच्छा एक बात, तो अगर 5 मेरा प्रिंसिपल है पहले साल, दूसरे साल 6 रुपए लग रहे हैं, तो ये एक किस्त के तरीके तो है ना, कि ये इतनी मुझे किस्त देनी पड़ती। अगर मेरा मान लीजिए दूसरे साल के लिए ना होता, सिर्फ पहले साल के लिए होता,
तो मैं 6 रुपये किस्त देता, मेरे काम खत्म हो जाता है ना। बट क्या हुआ है, नेक्स्ट ईयर फिर से लगा है, हमें पता है कि CI होता है, तो क्या करते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं, 25 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। अब देखो सेकंड ईयर कितने किस्त बन रही है, 36 बन रही, तो ऊपर भी तो 36 बननी चाहिए ना, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 से इधर कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा निकल के। अब देखो टोटल इधर कितना बन गया, 5 3 2 5 है ना, 55 बन गया। और इधर कितना है किस्त, तो 36 होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये 55 क्या है, P बराबर क्या है, मतलब 55 की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रिंसिपल के बराबर। तो हम 36 की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना, मतलब P/55 हो गया, इंटू 36 हो गया, ये हमारी आ गई किसकी, किस्त की वैल्यू। देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको एक बार फिर से देख लेना, अगर आप लोग के समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन जरूर SSC वाले पूछते हैं, CGL में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम एंड वर्क में एज सच मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं, लेकिन एक दो फॉर्मूले हैं जो थोड़े से हैं इंपॉर्टेंट। पहले तो मेथड क्या होता है, लेट सपोज कि ए कोई काम कर सकता है 20 दिनों में, और बी कोई काम कर सकता है 30 दिनों में, है ना, तो टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा, 60, LCM होता है इन दोनों का। और अगर मैं कहूँगा एफिशिएंसी, तो इधर जो डिवाइड करके लिखते हैं ना 20 और 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना निकल के आ जाएगा 3, और 60 डिवाइडेड बाई 30 कितना निकल के आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो सिंपली कह सकता है कि दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया, दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई, 5 हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल वर्क मतलब 5, है ना, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम होगा, तो टाइम बराबर कितना निकल के आ गया, 60/5, कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 टाइम लगेगा। अब वो डेज भी हो सकते हैं, आर भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है ना। देखो एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कहता है कि A+B कोई काम जो है वो X डेज में कर सकते हैं, और A उस काम को X+a डेज में करता है, और B उसी काम को X+b डेज में करता है। तो जो X की वैल्यू होती है वो क्या होती है, X की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में A/B होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखना है, इसके भी आप पे हो सकता है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना, ये जरूरी है याद रखना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब देखो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सबसे पहले कितनी स्मॉल सी चीज लिखी हुई है क्या, कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे लेट सपोज कि हम निकाल रहे हैं, कोई आंसर मेरा आ गया 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब किलोमीटर पर आवर आ गया है ना, ये आ गया, और मुझे आंसर में पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, बताओ तो मैं क्या कहूंगा, 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 18 4 से कितना, 72 हो गया, 4 5 से 20 हो गया, ये इतना मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, देखो कन्वर्ट कैसे किया गया है, किलोमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं आर को सेकंड में चेंज करूंगा तो 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, 2 5 से 10, और 2 18 से, है ना, 5 हो गया, यहाँ पे 18 से हो गया, कितना हो गया, 5/18, तो ये ऐसे निकल के आया। अब जब मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो जस्ट रेसिप्रोकल से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो ये तब के लिए है फॉर्मूला जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। लेट सपोज कि कोई रमेश नाम का लड़का है जो, या फिर ए नाम का लड़का है जो एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे गया, और फिर वाई पॉइंट से एक्स पॉइंट पे आ गया। देखो डिस्टेंस सेम हो गई, अब डिस्टेंस सेम हो गई तो क्या कहूंगा, लेट सपोज इसकी स्पीड कुछ होते हैं, जाते वक्त उसकी स्पीड ए थी, आते वक्त उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, बी हो गई। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, 2 टाइम्स ऑफ AB अपॉन में A+V, ये है क्या, स्पीड है। ये हमारी क्या निकल के आ गई, एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन अगर डी ना हो, मतलब सिमिलर ना हो, तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला ये निकल के आता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन में टोटल टाइम। क्योंकि हमें पता है स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम वैसे ही लेके चलेंगे। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड पता करनी, तो मैं क्या कहूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये रेस वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो दो तरीके से, एक हो सकता है ये कोई ए पर्सन हो और ये कोई बी पर्सन हो, दोनों रेस कर रहे हैं। अब हो सकता है ए ने बी को कोई कुछ बढ़त दे दिया, लेट सपोज इन्होंने बोला है ना कि एल मीटर की, या एल मीटर की बढ़त दे दी, और ये पूरी टोटल डिस्टेंस डी थी, एल मीटर की बढ़त दे दिया। अब दोनों सेम टाइम में पहुंचे, है ना, सेम टाइम में पहुंच गए। तो एक बात बताओ, सेम टाइम में पहुंचने के लिए क्या हो गया, दोनों का टाइम क्या करना पड़ेगा, मुझे टी ए बराबर टी बी करना पड़ेगा। अब टी ए की वैल्यू क्या रही होगी, ए ने तो पूरी कवर करी होगी, मतलब डी अपॉन कितना, ए हो गया होगा,
बट बी ने कितनी कवर करी है, डी माइनस एल कवर करी है अपॉन बी। तो मुझे यहाँ से क्या रेशियो मिल जाएगा, किस चीज़ का रेशियो मिल जाएगा, उनकी स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? या फिर ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, देखो मैंने क्या बोला, बढ़त दिया है यहाँ पे, बढ़त वाले के टर्म में हो गया, या फिर हो सकता है ये ऐसे, पता है कैसे, देखो ए है ना, और बी है। अब ए और बी दोनों रेस कर रहे हैं, है ना। टी टाइम बाद देखा गया कि ए जो है वो, यहाँ अगर मान लेते हैं पूरी 500 मीटर की डिस्टेंस है ना, 500 मीटर की रेस है, ए पहुंच गया यहाँ पे, बट बी क्या है 450 पे ही आके अटक गया। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि कैपिटल डी डिस्टेंस ए ने कवर कर लिया और बी ने कितनी कवर करी, डी माइनस एल करी। तो फिर से वही हो गया कितना, फिर से मैं क्या कहूंगा कि डी ने तो ए कवर कर लिया है ना, डी डिस्टेंस ए ने कवर कर लिया, तो डी अपॉन ए टाइम हो गया, मतलब ए टी हो गया, है ना। और ये बराबर होगा किसके, डी बी ने कितनी कवर करी है, टी माइनस एल कवर करी है ना, अपॉन में बी हो गया। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे लेट सपोज सर्कुलर रेस हो रही है, ए और बी दोनों यहाँ पे हैं और दोनों रेस कर रहे हैं, ए इधर से भाग रहा है और बी इधर से भाग रहा है। दोनों की स्पीड मान लेते हैं कुछ 20 इनकी है और इनकी मान लेते हैं 30 है। और ये पूछ लिया गया कि ये कितनी बार मिलेंगे, तो मैं क्या कहूँगा, ए अपॉन बी कर दूंगा, कितना निकल के आ जाएगा 20/30, है ना। जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ गया 5। तो ये जो सम निकलता है ना, रेशियो का सम, डिवीजन करने के बाद जो रेशियो का सम निकलता है, उतने टाइम से ये लोग मिलेंगे, मतलब ये लोग एक बार कंप्लीट करने पर 5 बार मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं पे मैं ट्रेन वेन का बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को सर्कुलर वाला बताया, तो सर्कुलर में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं डिस्टेंस बराबर क्या कहूँगा, उनकी रिलेटिव स्पीड निकालूंगा। रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम करूंगा। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या आएगी, वो हम ट्रेन में समझते हैं तो यहाँ पर भी समझ में आएगा। वैसे मैं बताया दे रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगी, एक्स प्लस वाई, मतलब ए प्लस बी निकल के आएगी, है ना। ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। देखो अगर ट्रेन वाली कंडीशन होती है, लेट सपोज एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, इसकी स्पीड एक्स है और इसकी स्पीड वाई है, तो जो टोटल डिस्टेंस होती है डी बराबर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सम होगा एक्स प्लस वाई इंटू टाइम, ठीक है। और अगर यही ट्रेन एक इधर जा रही है और दूसरी भी इधर ही जा रही है और इसकी भी एक्स है और इसकी वाई स्पीड है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, डी इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम टी, ठीक है। लेकिन अगर यही नाव और धारा की बात हो, मतलब स्पीड बोट और स्ट्रीम की बात हो, तो लेट सपोज कि जो स्ट्रीम है उसका डायरेक्शन इधर है और बोट जो है उसका भी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। तो देखो क्या स्ट्रीम बोट को हेल्प कर रही है आगे मूव होने में, कोई अपोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। अच्छा ये कौन सी कंडीशन होती है, तो डाउनवर्ड कंडीशन होती है, ठीक है, डाउनवर्ड कंडीशन होती है, याद रखना। इंग्लिश में डाउनवर्ड लिख देते हैं। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई, अगर इसकी एक्स है और इसकी स्ट्रीम की वाई है, तो एक्स प्लस वाई हो गया। डिस्टेंस बताना है तो एक्स प्लस वाई इंटू टाइम, फिर से वही हो गया। अच्छा अब ये मैं ये कह दूं कि स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो इधर है, बट बोर्ड का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्ड कंडीशन, ठीक है, अपवर्ड कंडीशन। इसमें डी बराबर क्या निकल के आता है, एक्स माइनस वाई इंटू टाइम टी। एक्स की मान लेते हैं बोट की, ये हो गई और ये वाई हो गया। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका रिवीजन हो रहा है जनरली, बस आप रिवाइज कर लो बैठ के, बस देख लो ना, 2 की स्पीड से भी देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन में बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं। पहले बात तो एलिगेशन क्या होता है, देखो एलिगेशन में क्या है, लेट सपोज किसी चीज़ की क्वांटिटी 1 दी हुई है, दूसरी चीज़ की क्वांटिटी 2 दी हुई है ना, और यहाँ पे उनका कुछ लेट सपोज कुछ भी दिया हुआ है ना, परसेंट वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो ये सेंटर वैल्यू में जो निकल के आता है ना, क्या होता है, इनका मीन होता है एक तरीके से कह लो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेटेड एवरेज के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, मान लेते हैं ये एक्स दिया हुआ है और ये वाई दिया हुआ है, इनका सेंटर में मान लेते हैं जेड काम कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा Q1 इंटू एक्स प्लस Q2 इंटू वाई अपॉन में क्या, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जेड। ये होता है वेटेड एवरेज फॉर्म, यही लिखा हुआ है ये चीज़, है ना, यही लिखा हुआ है। अब इसको मैं CP के फॉर्म में भी कह सकता हूँ, जो Q1 Q2 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे CP लिखते हैं, CP1 CP2। अब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी बन रहा होता है, तो हमें यहाँ पे टोटल सीपी पता चल जाता है, ये जो भी है वो सारी चीज़ें पता चल जाती है ना। यहाँ पे क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन में आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास दो तरीके के चावल हैं। जो पहला चावल है
उसका मैंने क्वांटिटी लिया 10 किलोग्राम, और उसका जो सीपी है वो 1 किलोग्राम का सीपी लेट सपोज कर लेते हैं, कितना मान लेते हैं 20 रुपीज़ है। और दूसरा जो है उसको मैंने ले लिया है 20 किलोग्राम ले लिया है, और उस चावल का प्राइस जो है वो 30 किलोग्राम, 1 किलो मतलब 30 रुपीज़ है 1 किलोग्राम का। तो देखो जो क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं ना वो ऐसे लेते हैं, रेशियो लेते हैं। और यहाँ पे मुझे सीपी का सेंटर बनेगा, है ना, तो कैसे बना सकता हूँ अब मैं, या तो वेटेड एवरेज फॉर्म लगा सकता हूँ ऐसा ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले इसका मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, प्लस फिर 2 3 6 60 हो गया, है ना, अपॉन में 2 + 1 3 हो गया। कितना निकल के आ जाएगा, 6 2 8 80 अपॉन 3, इतना निकल के आ जाएगा सेंटर में सीपी। ठीक है, या फिर अगर आप लोग को एलिगेशन लगाना आता है तो आप लोग सिंपली एलिगेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिक्सचर छूट गया ना, मिक्सचर में देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक तो आप लोग कर लेते होगे। जैसे मान लो कि कोई ये इन्होंने दिया हुआ है कि कोई क्यू लीटर का मिक्सचर है ना, क्यू लीटर है उसमें पूरा भरा हुआ है। इसमें से क्या किया गया, एक्स लीटर निकाल लिया गया, मतलब पहले क्यू था, अब क्या है क्यू माइनस एक्स हो गया, है ना। और फिर उसमें क्या कर दिया, एक्स लीटर मिलाया गया तो फिर से वो क्यू हो गया होगा। सिंपल सी बात है, मतलब क्यू था उसमें से एक्स निकाला फिर एक्स मिला दिया तो फिर से वो क्यों हो गया होगा। बस क्या किया है, दूसरी चीज मिलाई है, जैसे मिक्सचर को निकाला है ना, फिर मिलाया क्या है, वाटर मिला दिया या फिर कुछ दूसरी चीज जो सेकंड अमाउंट है वो मिला दिया। तो बनता क्या है, देखो ये बनता है टोटल क्वांटिटी क्यू इज इन ब्रैकेट 1 - x अपॉन क्यू की पावर एन। एन क्या है, एन वो प्रोसेस कितने टाइम्स किया गया है उसकी वैल्यू है। एक्स क्या है, कितना निकाला जा रहा है, कितना चेंज किया जा रहा है। लेट सपोज कि 5 लीटर चेंज किया जा रहा है ना, मान लेते हैं 20 लीटर टोटल है और 5 लीटर बार बार चेंज कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। 20 क्या हो गया, क्यू की वैल्यू, और कितनी बार प्रोसेस किया गया, मान लेते हैं 3 बार किया गया, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। हमें मिलेगा क्या, क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल लेफ्ट एन ऑपरेशन, है ना, आफ्टर एन ऑपरेशन के बाद जो इनिशियली क्वांटिटी बची होगी जिसको रिप्लेस नहीं किया गया है, याद रखना जिसको रिप्लेस नहीं किया गया है हमें उसकी क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, जो बचा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखो, अब वो हो गया, एवरेज की बात करते हैं। देखो एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, अगर डेविएशन मेथड आपको आता है तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हो, बट अगर आपको डेविएशन मेथड नहीं आता है तो आपको इशू होगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको डेविएशन मेथड आता है, बट अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा कि डेविएशन मेथड कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर देखो सबको ये पता है कि अगर मान लो A B C D ऐसा करके लिखा हुआ है, मुझे इन सबका एवरेज निकालना, तो मैं सबका सम करूंगा, मतलब कहूंगा AB + CD, है ना, प्लस में CD अपॉन क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ जितने लेटर्स हैं 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा मीन पता चल गया। मीन ही क्या है, एवरेज है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन आता है, न्यू एवरेज व्हेन अ नंबर इज एडेड। देखो कहते हैं कि कुछ एवरेज है, मान लेते हैं कुछ कुछ भी एवरेज बना होगा, ओल्ड एवरेज कुछ रहा होगा, 50 रहा होगा, है ना। अब इसमें से क्या किया, एक नंबर था, मान लिया 60 था, है ना, ये चला गया, इसकी जगह 70 आ गया। ठीक, तो क्या हुआ, डिफरेंस निकालो आप इनका, इनका डिफरेंस निकालो और ऐड कर दो। तो ये 50 था, डिफरेंस निकाला 10। अब ये जो 10 है ये सब में जा रहा होगा ना, जितने एन नंबर ऑफ रहे होंगे, है ना, एन नंबर ऑफ जितने भी पीपल रहे होंगे उन सब में जा रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं डेविएशन मेथड। मतलब आप एवरेज के साथ ही खेल रहे हो, मतलब अगर कोई पर्सन गया है तो भी एवरेज में ही चेंज हो रहा है, कोई पर्सन आया है तो भी एवरेज में ही चेंज हो रहा है। एवरेज से एवरेज का सब्ट्रैक्शन या एवरेज से एवरेज का एडिशन, उसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड एवरेज प्लस में एडेड वैल्यू जो नई की ऐड की है, और जो ओल्ड ओल्ड जो मतलब वो था ना, अपॉन में क्या कर दें, यहाँ पे वैल्यू होगा, एवरेज नहीं होगा। ठीक है, ओल्ड वैल्यू होगा, ओल्ड वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ टाइम्स कितना है। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा निकल के आया उसको मैंने ओल्ड एवरेज से ऐड कर दिया, तो मेरा न्यू एवरेज, ये एवरेज में क्या चेंज हो रहा है सब मुझे निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ का है कि अगर मान लो ये 60 जो है, ये 3 लोग होते हैं, है ना, मतलब एक की वैल्यू 60 होती है और इस तरह के 3 लोग जाते, तो मैं क्या करता, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता ना। मुझे तो टोटल चेंज देखना है कि कितना हो रहा है, मुझे ये टोटल चेंज जानना है। जैसे यहाँ पे एक ही 70 वाला बंदा आ रहा है, लेट सपोज कि 3 70 वाले बंदे आते तो टोटल कितना होता, 210, और 3 160 वाले जाते तो 180 जा रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है, 30 का हो रहा है। सिंपल है, अपन अभी भी एन हुआ, है ना। तो ये लिखा हुआ है न्यू नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कितने हैं, और सम ऑफ एडेड, सम ऑफ रिमूव्ड, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये पूरा हमारा एक एवरेज बनेगा। इसको ओल्ड एवरेज में क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो यहाँ हो सकता है नेगेटिव बन जाए, क्योंकि हो सकता है एवरेज कम हो रहा हो, है ना, तो वो जो भी बनेगा वहां पे आपको समझ में आ जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये क्या करो बस आप देख लो जल्दी से ना, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, क्योंकि अभी फिलहाल जो सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ है उसमें एडिक्विटी या फिर जो भी हैं एसएससी वाले, इन्होंने शो कर दिया है कि हम अब टीसीएस के पैटर्न पे ही पूछेंगे, क्योंकि इनको भी पता है ना बच्चे मतलब बच्चे को अब गलत कर रहे हो ना, आप सिलेबस के बाहर जा रहे हो तो ये नहीं जाएंगे अब सिलेबस के बाहर। इन्होंने फेज 13 के पेपर में जो अभी फिर से पेपर हुआ है ना, री एग्जाम लिया गया, उसमें उसमें इन्होंने शो कर दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। देखो परम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये अरेंजमेंट दिखाता है बेसिकली। जैसे सपोज करो कि मेरे पास 3 पर्सन है, एक दो है ना, तीसरा यहाँ पे है, और मेरे पास 2 ही गद्दियाँ हैं, 2 चेयर्स हैं। मैं कहूँगा कि कितने तरीके से बैठ सकते हैं, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि विद रिपीटेशन है, मतलब एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा पर्सन यहाँ बैठा है, तो फिर से ये रिपीट कर सकते हैं। हो सकता है दूसरा पर्सन यहाँ बैठ जाए है ना, और पहला पर्सन यहाँ बैठ जाए, तो ये रिपीट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इस तरह, तो मेरे पास पहली गद्दी पे बैठने के लिए 3 लोग हैं, और फिर दूसरी गद्दी पे बैठने के लिए 3 लोग हैं, तो मैं क्या कहूँगा 3 × 3, मतलब 3 × 3 = 9 हो गया। तो इसके लिए सिंपली फॉर्मूला बन जाता है n की पावर r। r का मतलब क्या है, जितनी चीज़ें दी हुई हैं, कितना 2 है ना, तो 2 हो गया। और ये कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितना है ना, कितना 3 है, तो 3 की पावर 2 हो गया, मतलब 9 निकल के आ गया। ये क्या है, विद रिपीटेशन। बट जब परम्यूटेशन पूछते हैं ना वो लोग, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं, तो वहां पे क्या पूछते हैं, विदाउट रिपीटेशन ही पूछते हैं। जैसे कोई अल्फाबेट दे दिया है ना, कुछ भी लेटर दे दिया, तो वहां पे बोलते हैं कितना अरेंजमेंट होगा, तो वहां पे हम फैक्टोरियल के फॉर्म में ही जाएंगे, याद रखना। तो फॉर्मूला क्या होता है, n p r इज इक्वल टू है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल, है ना ये। अच्छा n - r का होल फैक्टोरियल, मतलब n - r का होल फैक्टोरियल है, मतलब कि n में से मैंने पहले r को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर फैक्टोरियल है, ना कि पहले ही है ना n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल नहीं। ठीक, तो ये निकाल लिया। n क्या है, वही टोटल नंबर ऑफ जितने दिए हुए हैं है ना, अरेंजमेंट के लिए कितना चीज़ें दी हुई है, ये हो गया। तो ये निकल के आ जाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है बाटा, है ना, और कह रहा है इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अरेंज करने के लिए अब मेरे पास कितनी प्लेसेस वैल्यू हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। मैं चारों लोग को अरेंज कर सकता हूँ ना, तो मैं क्या कहूँगा 4p4। इट मीन्स क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 4 का फैक्टोरियल। और एक और चीज़ याद रखना आप, ये क्या बन गया, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 फैक्टोरियल हो गई। तो मैं क्या कहूँगा, ये 4 फैक्टोरियल के बराबर हो गया। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, अभी एक और चीज़ करनी पड़ेगी। जितने सिमिलर वैल्यूज होती हैं, जैसे मान लो a 2 बार है, तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता है 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। या फिर मान लो यहाँ पे कोई और भी लेटर होता, वो 2 से 3 बार होता, 3 बार होता, तो मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 है ना, अपॉन में कितना 2 × 1। ये कैंसिल हो गया पूरा, 4 × 3 = 12। कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम चूज कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कुछ नीली गेंद है, कुछ काली गेंद है, कुछ पीली गेंद है, मुझे चूज करना है। तो मैं क्या कहूँगा, सिंपली NCR फॉर्मूला यूज करते हैं। एन क्या है, वो टोटल ऑब्जेक्ट्स जितने दिए हुए हैं, आर क्या है, जितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो NCR बन जाता है ना। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखो, वही चीज़ मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या बन जाता है, n की पावर r बन जाता है। अगर अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं लोग है ना, और वहां पे कह रहा है कितने फैक्टोरियल बन सकते हैं, मतलब कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है, तो याद रखना n - 1 होती है। और याद रखो कि अगर वो एक तरीके का क्वेश्चन आता है कि 11 लोग हैं है ना, मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, 6 लोग हैं, मान लिया 6 लोग हैं, और सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं है ना, हाथ मिला रहे हैं, तो कितने तरीके से मिला सकते हैं। तो मैं कहूँगा सिंपली n - 1 फैक्टोरियल के तरीके से हाथ मिला सकते होंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये सपोज करो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, इसने इसके साथ हाथ मिलाया है ना, हमने वो काउंट कर लिया इसमें। इसने इसके साथ हाथ मिलाया, मैंने वो भी तो काउंट कर लिया ना, बट ये तो एक बार हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने 2 बार एक चीज़ को काउंट कर लिया है। तो जो ये वाला था ना, हाथ मिलाने वाला, या फिर कहते हैं कि वहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है क्रिकेट खेलने वाला, कि 6 लोग हैं और 1 बाय 1 खिलाना है, मतलब एक के साथ एक का कंपटीशन करना है हमें, तो कितने तरीके से हो सकता है, n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हो सकता है वो पूछ लें, वैसे पूछना नहीं चाहिए अब उनको, क्योंकि उन्होंने शो कर दिया है। तो देखो वीडियो थोड़ी सी हो रही है लंबी है ना, और हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो डिस्कस कर ही लिया है, आप लोगों ने भी रिवाइज कर लिया होगा।
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं एडवांस के चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, और एडवांस में आपको पता है कि ज्योमेट्री में ट्राइंगल में कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे मैं आप लोग के रिवाइज करवाऊंगा। तो वीडियो को देखना, लाइक करना ना, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बता देना। और अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नहीं आती है अभी तो बस ये फर्स्ट वीडियो है, तो जितना हो सका डिस्कस कर पाए, जितनी सारी चीज़ें छूटी हुई हैं अगली बार मैं डिस्कस करूँगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, पेपर जल्दी होने वाला है, ठीक है, रिवाइज करते रहिए, बाय बाय।